लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 51वें भाग जूनागढ़ का राव को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। जूनागढ़ के राव नवधन बिना ही किसी पूर्व सूचना के इसी समय पाटन में आ धमके। उनके साथ 2000 कच्छी सवार थे। उन्होंने नगर से बाहर सहस्त्रलिंग सरोवर के तट पर डेरा डाला। राव नवधन एक तेजवान वीर सरल किंतु निष्ठावान पुरुष थे। वे बात के धनी भी थे। गुजरात में उनकी बहुत धाक थी। लोग उनसे भयभीत रहते थे। वे राजकुमार भीमदेव के श्वशुर थे। उनकी इकलौती बेटी उदयमती भीमदेव को ब्याही थी। रानी उदयमती यद्यपि अभी नवोढ़ा ही थी, परंतु पिता के समान ही तेजस्विनी और स्वाभिमानी थी। मिजाज भी उसका तीखा था। चाल ढाल रहन सहन गर्वीला था। अपने पिता पर उसे बहुत घमंड था। बिना माता की इकलौती पुत्री को राव प्राणों से बढ़कर प्यार करते थे। राव नवधन एक कठोर दृढ़ प्रतिज्ञ और कड़े स्वभाव के योद्धा अवश्य थे, परंतु हृदय उनका शुद्ध था। पाटन की अधोगति, अंतःपुर का विद्रोह और गुर्जरेश्वर की अकर्मण्यता एवं अमीर की अवाई सुनकर ही राव बिना निमंत्रण पाटन में अपना कर्तव्य पालन करने आए थे। परंतु इस टेढ़े अवसर पर राव का ससैन्य आना सुनकर लोग आश्चर्य और भय से परस्पर कानाफूसी करने लगे। बिना बुलाए ससैन्य राजधानी में आना मर्यादित न था। राजपुरुष चिंता में पड़े, परंतु दामोदर मेहता तुरंत राज्य की ओर से राव का सत्कार करने उनके डेरे पर पहुंचे। राव अपने पटमंडप में बहुमूल्य रेशमी गद्दी पर बैठे थे। उनकी बड़ी बड़ी मूछें, भारी डील, लाल डोरे वाली आंखें, घनश्याम शरीर और घन गर्जन सा कंठस्वर अति भव्य था। उनके आगे गद्दी पर जड़ाऊ मूठ की नंगी तलवार रखी थी तथा राव के हाथ में रुद्राक्ष की माला थी। दामोदर को देखकर राव नवधन ने ऊंचे स्वर में हाथ ऊंचा करके कहा, आओ मेहता, बैठो बैठो। दामोदर ने निकट जा हाथ जोड़कर कहा, महाराज, सूचना भी नहीं भेजी, चुपचाप पधारे। घर आने के लिए सूचना कैसे? कहो, पाटन पर कैसी बीत रही है भाया? सब ठीक ठाक है महाराज, यही तो देखने आया हूं। गुर्जरेश्वर तो अपनी बावड़ी और ताल बनवाने में संलग्न है। क्यों? महाराज देखेंगे तो प्रसन्न होंगे। धवल गृह तो बनकर तैयार हो चुका है। देखूंगा भाया, पर पहले गुजरात की प्रतिष्ठा की बात देखनी है। गजनी का अमीर आ रहा है, सो गुर्जरेश्वर क्या धवल गृह में ही इस मिलेच्छ का स्वागत करेंगे? ये कैसी बात दरबार? जब तक जूनागढ़ की तलवार है तब तक। अब ये बात रहने दो मेहता, तुम्हें तो अपनी शक्ति पर बड़ा भरोसा है, फिर अपनों को क्यों बुलाने लगे? पर भाया, मुझसे तो रहा नहीं गया, चला आया। समय आया है तो अब मान अपमान क्या? अब सच सच जो बात है वो कहो। मेहता ने हाथ जोड़ और अधीनता जताकर कहा, अब आपका विराजना हुआ है तो सब ठीक हो जाएगा। सब निवेदन करूंगा, किंतु क्या कुमार को सूचना दे दूं? अभी नहीं, महाराज से मिलने के बाद। तो मैं महाराज को निवेदन करता हूं। निवेदन हो चुका है महता। अभी महाराज नशे पानी की झोंक में है, जब सावधान होंगे तब। राव नवधन इतना कह व्यंग से मुस्कुरा दिए, फिर कुछ सोचकर बोले, मेहता, महाराज गुर्जरेश्वर हैं, पर मैं भी सौरठ का धनी हूं। गजनी का अमीर जो सोमनाथ पर आए तो राव के जन्म को ही धिक्कार है। परंतु महाराज, वो आए तो सौरठ की तलवार के साथ साथ गुजरात की तलवार भी तैयार है। और कुमार भीमदेव? महाराज, गुजरात की तलवार तो कुमार ही के हाथ में है। फिर उसने इधर उधर देखकर मंद स्वर में कहा, यशस्वी मूलदेव की गद्दी पर तो एक दिन कुमार ही की प्रतिष्ठा होगी, और महारानी उदयमती गुजरात के भावी अधिपति की माता। राव नवधन प्रसन्न हो गए। उन्होंने संतुष्ट होकर कहा, किंतु मेहता, क्या कुमार भीमदेव पाटन में आते ही नहीं? क्यों नहीं महाराज, परंतु इधर तो वो अमीर की अवाई की खटपट में लगे हैं। तो भाया, कुमार को सूचना भेज दो और घर बाहर के सब सगे संबंधियों को भी बुलाओ। केसरदेव मकवाना पर अभी एक साढ़नी रवाना कर दो। अरे भाई, ये तो धर्म पर तलवार है। हाँ, राजपुत्र दुर्लभदेव का क्या समाचार है? सुना है उन्होंने संन्यास लिया है। राज संन्यास महाराज? मेहता ने हंसकर कहा, महाराज कुमार योग और भोग दोनों ही का आनंद लाभ कर रहे हैं। और तो कुछ बात नहीं है महता? सौरठ का राव गुजरात की घरू राजनीति में उतरे, ये दामोदर को रुचा नहीं। उसने बात को उड़ाकर कहा, महाराज जब पाटन में पधारे ही हैं तो सब स्वयं देखभाल लेंगे। पर सुनता हूं दुर्लभदेव ने खूब सैनिक तैयारी की है। सिद्धपुर की रक्षा का भार भी तो उन पर है।
आखिर सिद्धपुर गुजरात का मुख है। ठीक है मेहता। दामोदर प्रणाम करके उठ खड़ा हुआ। उसने पुनः हाथ जोड़कर कहा, तुम्हें साढ़नी सवार रवाना करता हूं। राव ने सत्कार से दामोदर को विदाई दी और गद्दी पर बैठकर माला फेरने लगे। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 51वें भाग जूनागढ़ का राव को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 52वें भाग परम परमेश्वर को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। परम परमेश्वर, परम माहेश्वर, गुर्जरेश्वर, प्रबल प्रताप मार्तंड महाराजाधिराज चामुंडराय बेचैनी और घबराहट में उन्मत्त की भांति बड़बड़ा रहे थे। राजा के सब खुशामदी जी हुजूरिये, खवास, गोले, दास दासी राजा को छोड़कर जिसके हाथ जो लगा लेकर भाग गए थे। गुर्जरेश्वर अपने महलों में अकेले पड़ गए। जब से उन्हें मार डालने के षड्यंत्र का भंडाफोड़ हुआ था, वो प्रत्येक आदमी को संदेह और भय की नज़र से देखते, अपने ही पैर की आहट से चौंक उठते, हर समय हाथ में नंगी तलवार लिए रहते और नौकर चाकर गुलाम गोले सभी से भयभीत और सशंकित रहते थे। अपनी परछाई से भी डर जाते थे। भोजन और जल सभी में उन्हें विष का भय रहता था। भोजन को वे दूर फेंक देते, चीखते चिल्लाते और बहुधा भूखे प्यासे पड़े क्रोध और जुनून में बड़बड़ाया करते थे। आज उनकी नित्यक्रिया में भी बाधा आ उपस्थित हुई। बारंबार पुकारने पर भी कोई गोला गोली खवास चाकर उपस्थित नहीं हुआ। वे जोर जोर से गालियां बकने लगे। उनके मुंह से फैन निकलने लगा। बहुत देर बाद एक दासी हाथ बांधे आकर खड़ी हुई। राजा उसे देखते ही चौंक पड़े। उन्होंने तलवार का हाथ ऊंचा करके कहा, तू क्यों आई, बोल। मैं अन्नदाता की सेवा में हाजिर हूं। कैसी सेवा? जैसी हुजूर की मर्जी। और सब चाकर गुलाम कहाँ गए? सब भाग गए महाराज। क्यों भाग गए? सारा पाटन ही भाग रहा है अन्नदाता। नगर में भगदड़ मची है। महाराज ये सुनकर एकदम गद्दी पर गिर गए। उन्होंने कहा, पाटन भाग रहा है और मुझे खबर ही नहीं। दासी ने जवाब नहीं दिया, नीचा सिर किए खड़ी रही। राजा ने कहा, बोलती क्यों नहीं, बोल। फिर राजा ने गुस्से में भरकर कहा, मैं समझ गया, तुम सब अपने राजा को मार डालना चाहते हो। अन्नदाता, मैं तो बचपन से ही हुजूर की खिदमत में हूं। महाराज ने तो सदा ही मुझ पर विश्वास किया है। पर अब? महाराज ने दासी की ओर देखा। दासी ने निकट आकर महाराज की मसनद ठीक की, फिर हाथ बांधकर कहा, अन्नदाता, बाहर मंत्रीश्वर विमलदेव शाह ड्योढ़ियों पर हाजिर हैं। वे हुजूर को सब बात बता सकते हैं। तो विमल को यहां ले आ। विमलदेव शाह राजा के निकट आ खड़े हुए। राजा ने पूछा, विमल, ये सब क्या हो रहा है? सुनता हूं पाटन के सब नगरजन घर बार छोड़कर भाग रहे हैं। महाराज ने सत्य ही सुना है, परंतु क्यों? गजनी का मिलेच्छ गुजरात पर आ रहा है महाराज। तो बालूका राय क्या कर रहा है? उसने उसे मारकर भगाया नहीं? नहीं महाराज। क्यों नहीं? म्लेच्छों की सेना अपार है। पाटन में सेना नहीं है, सेना के पास शस्त्र नहीं है। क्यों नहीं है विमल? राजकोष का सब धन महाराज ने धवल गृह और सरोवर के निर्माण में खर्च कर दिया है। अरे, किंतु प्रजा की रक्षा कैसे होगी? नहीं होगी महाराज। ये कैसी बात? ये बात प्रजा जानती है। परम परमेश्वर गुर्जराधिपति महाराज चामुंडराय अपनी प्रजा की रक्षा करने में असमर्थ हैं। इसी से वो भाग रही है। बहुत खराब बात है। अब क्या होगा? पहले पाटन का और फिर सोमनाथ का विध्वंस होगा। नहीं नहीं रे विमल, ऐसा नहीं होना चाहिए। तू नहीं जानता कि अनिहिलपट्टन पश्चिम भारत का मुख है और भगवान सोमनाथ सोलंकियों के कुल देवता हैं? जानता हूं महाराज। तो फिर महाराज, उठाइए तलवार। घोगा बापा रण में जैसे जूझ गए, महाराज धर्म गजदेव जैसे कट मरे, उसी प्रकार रण में एक दो हाथ मार मूर कर आप भी वीर गति प्राप्त कीजिए। पीछे पाटन का जो हो सो हो। राजा भय और आतंक से पीला पड़ गया। उसे जीवन का बहुत मोह था। उसने मंत्री की ओर भीत मुद्रा से देखा। मंत्री अविचल भाव से खड़ा था। राजा ने भर्राए स्वर में कहा, विमल, पाटन की लाज रख। किस प्रकार महाराज? जैसे तू ठीक समझे। मेरी ओर से तुझे छूट है, समझा? बहुत अच्छा महाराज, तो आप तैयार हो जाइए। किस लिए? शुक्ल तीर्थ पधारने के लिए। वहां महाराज विराज कर शांति से परलोक चिंतन करें। और पाटन?
अब राज्य की खटपट में पड़ने का महाराज का काम नहीं, उसकी समुचित व्यवस्था हो जाएगी। तो विमल तू मुझे गद्दी से उतारता है? महाराज को गद्दी पर विराजने में बहुत कष्ट उठाना पड़ रहा है, और जो मैं गद्दी नहीं छोड़ूं तो और अच्छा है, उठाइए तलवार। तलवार? हाँ महाराज, यदि आप किसी मिलेच्छ की तलवार का भोग होना ही चाहते हैं तो फिर जैसी महाराज की इच्छा। राजा की आंखों से झरझर आंसू झरने लगे। उसने कहा, अरे विमल, ये क्या मेरा तलवार उठाने का काल है? नहीं है महाराज, इसी से मैंने निवेदन किया कि अब महाराज शुक्ल तीर्थ पधारें। वहां क्या है? देवस्थान है, रायस्थली है, सुपर्णा नदी है, वन विहंगम है, शीतल मंद पवन है, और गजनी का ये दैत्य वहां न जाने पाएगा महाराज। और यदि जाए तो? विमल के जीते जी नहीं महाराज। ये क्या अथेष्ट है? एक भी गुर्जर जब तक जीवित है तब तक नहीं। हाँ अब ठीक है, किंतु ये हत्यारे जो अपने राजा को विष देकर मार डालना चाहते हैं, सब दंड पाएंगे महाराज, वहां उनका कुछ भय नहीं है। तो तू जान विमल, महाराज निश्चिंत रहें। अच्छा तो तैयारी कर। महाराज का गजराज द्वार पर उपस्थित है, रनवास रवाना हो चुका है, सेवक खवास और सब विश्वासी जन रवाना हो चुके हैं महाराज। तो फिर मैं चला। राजा कांपता हुआ गद्दी से उठ खड़ा हुआ। जीवन के 50 वर्ष जहां बैठकर उसने कच्छ, लाट, झालौर, मारवाड़, स्थानक और सिंध के छत्रपति राजाओं का छत्र भंग किया था, उज्जैनी के मालवराज जिससे सदा स्पर्धा करते तथा भयभीत रहते थे, वही सोलंकी गुर्जरेश्वर चामुंड राय आज थर थर कांपता हुआ, बुढ़ापे में धुंधली आंखों से अविरल अश्रुधारा बहाता हुआ गद्दी से नीचे लड़खड़ाते पैर रख रहा था। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 52वें भाग परम परमेश्वर को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 53वें भाग वीरों के दल बादल को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। देखते ही देखते वीरों के दल बादल पाटन में आने लगे। भृगु कच्छ के दद्दा चौलुक, कच्छ के कमाल लाखाड़ी, कीर्तिगढ़ के केसर मकवाणा आदि सामंत भायात अपनी अपनी सैन्य लेकर पाटन में आ जुटे। जूनागढ़ के राव तो पहले ही से जमे थे। द्वारिका, बांसवाड़ा और दमन से आबू पर्यंत छोटे बड़े सरदार, योद्धा, सैनिक तथा कच्छ, लाट, सोरठ, श्रीमाल, गुजरात और कोंकण के धर्मवीर अपनी अपनी तलवार धर्म को अर्पण करने आ जुटे। इस समय पाटन में अनोखा दृश्य था। एक ओर पाटन के नगरजन घर बार छोड़कर बाहर जा रहे थे, दूसरी ओर देश देश के योद्धा शस्त्र बांध युद्ध उमंग में हुंकार भरते पाटन आ रहे थे। अब अधिक समय नष्ट करना ठीक न समझ दामोदर महता ने राजगढ़ में दरबार की घोषणा कर दी। छोटे बड़े सब ने इस दरबार में भाग लिया। दरबार में सर्वसम्मति से वल्लभदेव को गुजरात के अधीश्वर की पाग बंधाई गई तथा उनके नाम की प्रशस्ति गाई गई। राज्य के प्रमुख जनों को एवं राजकारबारियों को एवं नगरजनों को दानमान से सत्कृत करके दरबार की औपचारिक कार्रवाई समाप्त कर डाली गई। बूढ़े सन के महाराज चामुंड राय को किसी ने याद भी नहीं किया। दरबार की समाप्ति पर उसी रात गुप्त मंत्रणा सभा बैठी, जिसमें सभी राजपुरुष और राजअतिथि उपस्थित हुए। दामोदर मेहता ने वार्ता प्रारंभ की। उसने एक बार चारों ओर दृष्टि डाली और कहा, आज हमारे सम्मुख महत्वपूर्ण कठिनाइयां हैं। हम चारों ओर शत्रुओं से घिरे हैं, हमारे घर में छिद्र हैं और एक प्रबल शत्रु हमारे धर्म और हमारी संस्कृति को विध्वंस करने आ पहुंचा है। पाटन की एक निष्ठा है, पहले धर्म और पीछे राजसत्ता। अब हमें एक पथ निर्धारित करना है जिससे राजनीति घरु शत्रुओं पर और तलवार धर्म शत्रुओं पर प्रयुक्त हो। इसी पर हमारी विजय निर्भर है। निस्संदेह ऐसा ही है। भस्मांक देव ने गंभीर मुद्रा से कहा, तो प्रथम मालव पर विचार करना चाहिए। उसके संबंध में आप क्या कहते हैं देव? आपने वहां क्या देखा? केवल एक बात, मालव की सामर्थ्य अपार है और अशक्ति निस्सीम। इसका क्या अर्थ है? राव नवधन ने आश्चर्य मुद्रा से कहा। भस्मांक देव ने कहा, महाराज, पाटन मालव के सामने नगण्य है। पाटन की महत्ता महाराज मूलराज देव तक ही सीमित है, परंतु मालव में परंपरा की महत्ता है। महाराज मुंज, उनके पिता, भाई सिंधुराज और आज के मालवपति भोजराज, इन सब की अपनी महती निष्ठा है। मालव में वीर हैं, विद्वान हैं,
वीरांगना है, विशाल गज सैन्य है। ये हुई अपार सामर्थ्य। अब निस्सीम शक्ति कैसी है वो भी कहिए। दामोदर ने गंभीर मुद्रा में कहा। कहता हूं, विद्या, वीर और वारांगना, इन तीनों का संगम ही मालव की निस्सीम शक्ति है। जब भी उसका पतन होगा, इसी त्रिपुटी के द्वारा। ये कैसी बात? राव ने भौहें से कोड़कर कहा। वो योद्धा इस चाणक्य की गहरी राजनीति नहीं समझा। महाराज, मालवा में वारांगनाओं का प्रामुख है। वीर और विद्वान दोनों ही उनके उपासक हैं। इसी में मालवराज का पतन है। और पाटन? भीमदेव ने प्रश्न किया। पाटन का प्रश्न तो एक स्वप्न है जिसे सच्चा किया जा सकता है, परंतु उसके लिए भी तो सामर्थ्य चाहिए। कुमार, तुम्हारा गौरव ही पाटन की सामर्थ्य है। वह अभी तक प्रच्छन्न है, अब उसके प्रकट होने का काल है। भस्मांक देव ने स्नेह प्रेरित स्वर में ये शब्द कहे और फिर मंद मुस्कान बिखेरते हुए उनकी ओर देखा। सोरठ का राव ये सुनकर प्रसन्न हो गया। उसने अपनी तलवार ऊंची करके कहा, उसके लिए तो ये तलवार भी है। ठीक है, तलवार धर्मशत्रु के लिए और केवल राजनीति घरु शत्रुओं के लिए हमें ये सूत्र नहीं भूलना है। मेहता ने कहा। हाँ हाँ, भस्मांक देव ने मग्न भाव से कहा। मेहता, मालव से तुम निश्चिंत रहो। मालव पाटन पर दृष्टि नहीं डालेगा। सो कैसे? राव ने आश्चर्य से कहा। ये ब्राह्मण उसका पक्का बंदोबस्त कराया है। बड़ा काम हुआ देव, परंतु किस प्रकार? मेहता ने प्रशंसा की दृष्टि भस्मांक देव पर डाली। भस्मांक देव ने हंसकर कहा, मुझे कुछ अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ा। मालवराज तो राजधानी में थे ही नहीं, मेदपाट में थे। मुझे केवल नाटिका का आयोजन करना पड़ा। उसमें मालव के सब नामांकित विद्वान और साहूकार आमंत्रित किए गए। मुंज की विधवा महारानी कुसुमावती भी पधारी। नाटिका में तैलपराज का एक अभिनय हुआ। उसमें तैलपराज ने मालवराज मुंज के सिर काटने का गर्वपूर्ण प्रदर्शन किया। इस पर कुछ पात्रों ने मालव की धर्षणा की। बस इतने ही से काम हो गया। महारानी ने क्रोध में आकर उसी क्षण कहा, नाटिका तुरंत बंद कर दी जाए और मालव की गजसेना इसी क्षण तैलब पर चढ़ाई करे। महारानी के स्वभाव से मैं परिचित था। मैंने यही आशा कर रखी थी और ऐसी व्यवस्था कर रखी थी कि मालव के सब पंडितगण और नागरिक इसका अभिनंदन करें। सो ऐसा ही हुआ। अब मालवराज ने भी अनुमति दे दी है। मालव गजसैन्य को मैं तैलपराज पर अभियान करता छोड़ आया हूं। सोरठ का राव प्रसन्नता का हाथ सहसा। दामोदर ने संतोष की सांस ली। कुमार भीमदेव ने कहा, अब नांदोल? वहां की सूचना स्थान पुरुष ने मुझे दी है। महाराज धर्म गजदेव और सपाद लक्ष्य के अतर्कित पतन से वो विमूढ़ हो गया है। आमेर के दुर्लभ राय की नीति पर चलकर उसने अमीर से युद्ध करने का खतरा नहीं उठाया। इससे उसकी सैन्य शक्ति तो वैसी ही है, परंतु अमीर ने नांदोल को भूमिसात कर दिया है और अब उसे इसी को बसाने में 10 वर्ष लग जाएंगे। धन भी अपार खर्च होगा। फिर अभी उसे वापसी में अमीर का भय है, इसलिए अभी उधर से हम निश्चिंत रह सकते हैं। दामोदर मेहता ने विवेचना की। महाराज वल्लभदेव ने कहा, लेकिन आबू चंद्रावती पर तो हमें तुरंत ही अधिकार कर लेना चाहिए। निस्संदेह राजा और युवराज राजधानी में नहीं है। राजा मालवराज के पास है और युवराज नांदोल के राजकुमार के पास। अमीर से वे आश्वस्त हैं ही, इससे वे अभी मालवराज और अनहिल राय का सानिध्य छोड़ इधर नहीं आएंगे। परमार ने हमें ना राजस्व दिया है ना सहायता, इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि चंद्रावती पर तुरंत अधिकार कर लिया जाए और मंत्रीश्वर वहां के दंडनायक होकर जाएं। परंतु विमल के बिना हमारा दाहिना हाथ ही भंग हो जाएगा। भीमदेव ने कहा, नहीं महाराज, हमारी दाहिनी भुजा तो चंद्रावती ही है। बिना मंत्रीश्वर के वहां गए निस्तार नहीं है। मेहता ने बल देकर कहा, क्या अमीर से वहीं लोहा लेना होगा? राव ने पूछा। ना, अमीर को छेड़ने का कोई काम नहीं है। मंत्रीश्वर परमार की संधि की आन रख उसे चला आने दे। अमीर ऐसी अवस्था में है कि इस भीतरी परिवर्तन पर उसका ध्यान न जाएगा। दुर्लभ राय ने अरावली की उपत्यका में अमीर को दुर्गम घाटियों में फंसा रखा है। अब तक मिली सूचनाओं के आधार पर वो गहरी विपत्ति में दुर्गम वन में फंसा है। मेहता ने जवाब दिया। इस पर महाराज वल्लभदेव ने कहा, परंतु वहां उसकी समाप्ति तो होगी नहीं। हमें ढीला नहीं पड़ना चाहिए। ये तो है ही, इसी से मैंने कहा मंत्रीश्वर आबू में बैठकर परमार और अमीर दोनों पर गृध्र दृष्टि रखें। क्या जाने अमीर की वापसी पर चंद्रावती में ही निर्णायक युद्ध हो। दामोदर ने गंभीरता से कहा, यह बहुत संभव है। ये तो ठीक ही कहा है। भस्मांक देव ने समर्थन किया।
दामोदर के प्रस्ताव का सबने समर्थन किया। विमल शाह का आबू जाना निश्चित हो गया। अब सिंधुपति हुम्मकदेव, महाराज वल्लभदेव ने कहा। तुमने कहा था मेहता, वो तो सीधी तलवार से बात करना है ना? भीमदेव ने कहा। हाँ महाराज, तो उस पर मेरी ये तलवार है। कीर्तिनगर के केसर मकवाड़ा ने जोश में आकर कहा। गजनी के दैत्य के आने के पहले ही मैं हुम्मकदेव की तलवार दो टूक करके सोमनाथ पट्टन में आपकी सेवा में आ उपस्थित होऊंगा। जूनागढ़ के राव ने हुंकृति की। अब ठीक हुआ। दामोदर ने संतोष की सांस ली। अब पाटन? पाटन और उसकी राजनीति को मेरे ऊपर छोड़िए। मैं वचन देता हूं, पाटन की एक ईंट की भी क्षति नहीं होगी, एक दम भी खर्च नहीं होगा, एक मनुष्य की भी प्राणहानि नहीं होगी। मुझे केवल भस्मांक को दे दीजिए। अब तक चुप बैठे महासंधि वैग्रहिक चंद्र शर्मा ने स्थिर स्वर से कहा। मेहता ने कहा, मैं भी आप ही के साथ हूं ना। तुम परछाई की भांति कुमार भीमदेव के साथ रहो और कुमार को प्रभास पट्टन की सम्मिलित धर्म सैन्य का सेनापति नियत करो। उनका रक्षण और नीति संतुलन मेहता तुम्हें करना है। चंद्र शर्मा ने कहा। ऐसा ही हो। अब मैं क्या करूं? महाराज वल्लभदेव ने कहा। महाराज, आप प्रच्छन्न रूप से राधनपुर में विराजिए। आपकी सुरक्षा की मैं व्यवस्था करूंगा। क्या पाटन के संबंध में और कुछ विचार यहां होगा? नहीं, चंद्र शर्मा ने संक्षेप में कहा। तो उन राजबंदी और अपराधियों की बात ही रह गई। राजवध की चेष्टा और राजविद्रोह के दो भारी भारी अभियोग इन पर हैं। महारानी दुर्लभ देवी को बंदी करके दामोदर किसी गुप्त स्थान पर भेज दें। अन्य अपराधियों को प्राणदंड दे दिया जाए। कुमार दुर्लभदेव के संबंध में फिर निर्णय होगा। अभी उन्हें मेरी निगरानी में छोड़ दिया जाए। चंद्र शर्मा ने कहा। क्या राह घाट पुल सब नष्ट कर दिए जाए? अमीर का अवरोध कैसे किया जाएगा? ये सब पाटन की राजनीति पर छोड़िए, मैं समुचित व्यवस्था कर लूंगा। कुमार समूची सम्मिलित सैन्य लेकर कल भोर ही में कूच कर दें। अमीर का विरोध अवरोध जो होना है प्रभास में ही हो। महाराज वल्लभदेव भी इसी क्षण पधार जाएं और मंत्रीश्वर विमल देव भी, समूची सुरक्षित सैन्य वे साथ ले जाएं। चंद्र शर्मा ने दृढ़ विश्वास के साथ कहा। और पाटन? पाटन की रक्षा के लिए 50 सैनिक यथेष्ट हैं। नागरिकों का निष्कासन अब बंद कर दिया जाए। यातायात के सारे साधनों पर इसी क्षण कुमार भीमदेव अधिकार कर लें। पाटन से प्रभास तक समूचे मार्ग पर सैनिक नियंत्रण कायम कर लिया जाए। एक प्रहर दिन चढ़े बाद पाटन पर मेरी सत्ता स्थापित होगी। उस समय मेरे 50 सैनिकों के अतिरिक्त और सब कोई पाटन छोड़ दें। चंद्र शर्मा ने स्थिर स्वर में कहा। चंद्र शर्मा की बात किसी ने नहीं काटी। दामोदर ने कहा। अब सब कुछ निर्णय हो गया, सभा भंग हो। एक प्रहर रात रहते सभा भंग हुई, परंतु इन राजपुरुषों में से विश्राम किसी ने नहीं किया। सभी अपनी अपनी योजना में जुट गए। सूर्योदय से प्रथम ही पाटन में कूच का नगाड़ा बज उठा। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 53वें भाग वीरों के दल बादल को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 54वें भाग ब्राह्मण की कूटनीति को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। सूर्योदय होते होते तो सारा पाटन ही सूना हो गया। जिन गली और राजमार्गों पर सैनिकों, घोड़ों, हाथियों का जमघट जमा रहता था वे सब सूने हो गए। जिन हाट बाजारों में भांति भांति का क्रय विक्रय होता था वहां सन्नाटा छा गया। दरबारगढ़ की सारी चहल पहल खत्म हो गई। केवल 5 सैनिक दरबारगढ़ की ड्योढ़ियों में बैठे और 2-4 भीतर बाहर आते जाते देख पड़ते थे। घरों के द्वार बंद, दुकानों के द्वार बंद, देवालयों के पट बंद और विद्यालयों के द्वार बंद। पनघट सूने, ताल सरोवर, नदी, कूप, बावड़ी सब सूने। जैसे आज सूर्य व्यर्थ ही पाटन पर प्रकाश बखेर रहा था, वायु व्यर्थ ही चल रही थी, इस प्रकार आज पाटन जीवित शमशान हो रहा था। चंद्र शर्मा ने नगर में ड्योढ़ी फिरवा दी। कोई जन नगर से बाहर न जाए। नगर के फाटक बंद करा दिए गए और अपने आदेशों और कूटनीति का प्रभाव देखने वो स्वयं घोड़े पर सवार होकर नगर में निकले। उनके अकेले अश्व की टापों की आवाज उन्हीं के कानों में आघात करने लगी। दोपहर दिन चढ़े दोनों ब्राह्मणों की मंत्रणा सभा बैठी। मंत्रणा सभा में कुल जमा 2 ही आदमी थे, चंद्र शर्मा और भस्मांक देव।
भस्मांक देव ने कहा। यहां तक तो हुआ। अब ये कि आप इसी क्षण सिद्धपुर चले जाइए और दुर्लभ देव के सम्मुख भली भांति रोना गाना करके कहिए कि राजा, प्रजा, सेठ, साहूकार सब कोई पाटन को सूना छोड़कर भाग गए हैं। बाणबली भीमदेव सोमनाथ में अमीर से युद्ध करने सारी सेना ले गए हैं। सारा राजकोष राजा ले गए हैं। पाटन आरक्षित है। आप धीर, वीर, प्रतापी, धर्मात्मा और सब भांति योग्य पुरुष हैं। जैसे संभव हो पाटन की रक्षा कीजिए। जो नगरजन वहां हैं उन्हें अभय दीजिए। आप देश के राजा हैं, राजधर्म पालिए। प्रजा के जान माल की रक्षा कीजिए। इस प्रकार की बातें आप कहिए, परंतु चेष्टा ऐसी कीजिए कि वो ना तो पाटन आए, न अपनी सेना लाए। उसकी समूची ही सैन्य शक्ति को हमें समय कुसमय के लिए सुरक्षित और अक्षुण्ण रखना है। कदाचित अमीर से निर्णायक युद्ध आबू में ही करने का अवसर आए तो यही सैन्य हमारे पृष्ठ का बल होगा। ये हमें न भूलना चाहिए। आप ऐसा कीजिए कि वो अमीर को ठंडा करके पाटन ले आए और अमीर पाटन की बिना कोई हानि किए आगे को सरक जाए। इतना हो कि बस फिर वापसी में देव विपाक से वो बच आया भी तो हम उसे समझ लेंगे। यदि आप ही दुर्लभ के प्रतिनिधि बनकर अमीर से मिल लें और पाटन में हम ही अमीर का स्वागत करें और पाटन की तनिक भी क्षति बिना किए उसे प्रभास की राह पर धकेल दें तो और भी अच्छा है। समय बहुत कम है और काम अधिक है, इसलिए देव आप अभी इसी क्षण सिद्धपुर की ओर कूच कर जाएं। मैं गुप्त राजकोष आदि की सुरक्षा व्यवस्था करके नागरिकों की सहायता से तब तक अमीर के स्वागत की तैयारियां कर रखूंगा। देव सहमत हुए तथा आवश्यक परामर्श कर तत्क्षण सिद्धपुर की ओर कूच कर गए। अब चंड शर्मा ने नगर के अवशिष्ट नागरिकों के प्रमुखों को दरबार गढ़ में बुलाया और उनसे कहा, भाइयों, ये भारी विपत काल आया है। ऐसा करो जिससे सांप मरे, लाठी न टूटे। राजा सब राजकोष और सेना लेकर भाग गया है। हमारे पास न लड़ने के शस्त्र हैं न सिपाही। हम किसी भांति गजनी के सुल्तान का मुकाबला कर ही नहीं सकते। इसलिए मेरी राय तो ये है कि हम लोग चलकर अमीर की खातिर खुशामद करके किसी तरह उससे ये आश्वासन ले लें कि पाटन पर वो आक्रमण न करे, सीधी राह सोमनाथ चला जाए। हम उसका कोई विरोध नहीं करते। सोमनाथ पट्टन में उसका जो हो सो हो। कुछ लोगों ने इसका विरोध किया, कहा ऐसे कायर प्रस्ताव से तो मर मिटना ही अच्छा है। ऐसा हम करेंगे तो पाटन की प्रतिष्ठा कहाँ रहेगी। परंतु चंड शर्मा ने कहा, भाइयों, जानबूझकर अपना सत्यानाश करना बुद्धिमानी की बात नहीं है। अमीर तुम्हारे घर बार लूट लाट कर, तुम्हारी बहू बेटियों की आबरू धूल में मिलाकर पाटन को राख का ढेर बनाकर आगे जाए, वो अच्छा, या वो बाहर खिसक जाए, ये अच्छा है। आखिर बाणबली भीमदेव उसके दांत तोड़ने को प्रभास में बैठे ही हैं। ये तो एक राजनीति की बात है, इसमें कायरता क्या है। केवल नष्ट होने के लिए साहस करना तो आत्मघात कहाता है, और आत्मघात सदैव ही पाप है। अश्ता पश्ता कर पाटन के नागरिकों ने चंड शर्मा की युक्ति को स्वीकार किया और तब चंड शर्मा ने उन्हें समझा बुझाकर तथा शांत कर विदा किया। इसके बाद वे अपनी योजना पूर्ति की सब गोपनीय व्यवस्था करने लगे। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 54वें भाग ब्राह्मण की कूटनीति को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 55वें भाग शत्रु निमंत्रण को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। जैसा सोचा था वही हुआ। दुर्लभ देव इस ब्राह्मण की राजनीति को न समझ सका। भस्मांक देव जनेऊ नारियल राजकुमार को अर्पण करके अधोमुख हो बैठे रहे। राजकुमार ने ही वार्तालाप शुरू किया। कहिए देव जी, पाटन में कुशल तो है? अब कुशल कहाँ महाराज। यशस्वी मूलदेव राज का संचित पुण्य क्षय हो गया। पाटन आज शमशान हो गया। महाराज गुर्जरेश्वर और उनके खुशामदीये राजधानी छोड़ न जाने कहाँ भाग गए। बाणबली भीमदेव अपने नए रक्त के आवेश में अमीर से दो दो हाथ करने प्रभास में जा बैठे हैं। नगर निवासी अपनी जानमाल को लेकर जहां जिसका सींग समाता है भाग रहे हैं। पाटन को महाराज अब आपका ही आसरा है। और राजकोष? राजकोष में एक फूटी कौड़ी भी नहीं। महाराज ने सब धवल गृह और सरोवर बनवाने तथा भाण भड़ैतों में खर्च कर दिए। और सेना? सेना पाटन में कहाँ है। कुछ बिगड़े दिल अवश्य भीमदेव के साथ गए हैं।
शेष सब हल जोत रहे हैं। उन्हें न वेतन, न शस्त्र, न उनके पास अश्व, न उनका कोई नायक। और बालूका राय? बालूका राय क्या और दामोदर मेहता क्या, सब बाणबली के गीत गाते हैं। सुना है वे सब भी उन्हीं के साथ हैं। आपको किसने मेरे पास भेजा है? नगरजनों ने। उनके घर द्वार आरक्षित हैं। मैंने बड़ी ही कठिनाई से उन्हें रोका है। अब सबकी आशा दृष्टि आप ही पर है। मैं क्या कर सकता हूं? ये तो राजा का काम है। अब आप ही हमारे राजा हैं, महाराजाधिराज। और वल्लभ? उनका तो कहीं पता ही नहीं है। सुना है वे साधु होकर मरुस्थली में रणथंभी माता के थान पर तपने चले गए हैं। तो यों कहो गुजरात का कोई धनी धोरी ही नहीं। ऐसा मैं कैसे कहूं, जब कि अभी चालुक्य कुल कमल दिवाकर महाराज महामाहेश्वर श्री दुर्लभ देव की अजेय तलवार उपस्थित है। देव मुझे खटपट में न डालिए। पाटन जाने और अमीर। वाह, ये कैसी बात महाराज! पाटन गया तो सिद्धपुर कहाँ रहेगा? कुछ तो सोचिए। तो आप मुझे क्या करने को कहते हैं? मैं कुछ नहीं कहता, पाटन के नागरिक कहते हैं। वे क्या कहते हैं? वे कहते हैं हमारे महाराज दुर्लभ देव हैं, वे हमारी रक्षा करें, हम उनकी धन जन से सहायता करेंगे। क्या पाटन के सेठिया मुझे दम देंगे? अन्नदाता, उनका धन ही नहीं जीवन भी आपका है। जब आप उनकी रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर करेंगे तो वे आपको धन क्यों नहीं देंगे? इसके बाद उसने अभिप्रायपूर्ण दृष्टि से इस ढोंगी और लालची राजकुमार के कान के पास मुंह ले जाकर कहा, गुप्त राजकोष कहाँ है ये मैं जानता हूं। दुर्लभ बड़ी देर तक सोचते रहे, फिर बोले, तो क्या आप मुझे अमीर के सामने पढ़ने को कहते हैं? नहीं महाराज, इससे क्या लाभ? हमें घोगा बापा और धर्म गजदेव का अनुसरण नहीं करना है। तो फिर? बस सांप तो मरे किंतु लाठी न टूटे। किंतु कैसे? अमीर हमारे राज्य को तो लूटना चाहता नहीं, न यहां का राजा ही बनना चाहता है। वो जाना चाहता है सोमनाथ पट्टन। सो जाए। वहां कुमार भीमदेव का लोहा खाकर वो खेत रहा तो जय गंगा, वापस आया तो सीधा अपनी राह लेगा। इस समय हम लड़ते हैं तो उसका बल बहुत है। सोमनाथ से लौटने पर जय पाकर भी वो विशाल सेना का मुकाबला नहीं कर सकेगा। इसके अतिरिक्त भीमदेव भी वहां लोहा लेकर जल्द नहीं पनपेंगे। इससे अमीर का ये आगमन आपके लिए वरदान है। इस सुयोग से लाभ उठाइए महाराज। पाटन ने आपका आह्वान किया है। दुर्लभदेव सोच में पड़ गए। मन की बात कैसे कहे यही सोचने लगे। उनके मन की बात ताड़कर भस्मांक ने कहा, क्या अमीर ने अभी तक आपके पास संदेशा नहीं भेजा? वो तो अब सुना है आबू की उपत्यका में पड़ा हुआ है। अमीर का संदेश मुझे मिला है। अमीर के सामने पढ़ना मैं भी नहीं चाहता हूं। बस बस, वो पाटन और सिद्धपुर की सलामती का वचन दे तो इतना ही बस है। अच्छा तो देव आप ही अमीर के पास मेरे दूत बनकर जाए। अच्छा, कहिए क्या कहना होगा? अब ये भी आप ही बताइए कि उससे हमें क्या कहना चाहिए। भस्मांक हंस दिए। उन्होंने कहा, महाराज, वचने का दरिद्रता, ये नीति का वाक्य है। राजनीति भी कहती है कि मन में चाहे जो हो, पर वाणी तो मीठी ही रहे। विशेषकर शत्रु के सम्मुख तो उसके अनुकूल बोलना ही ठीक है। तो समय पर जैसा सूझे वही कहिए। मैं पाटन का निमंत्रण स्वीकार करता हूं, परंतु आप ही को प्रधानमंत्री बनना होगा। नहीं महाराज, इस कार्य के लिए योग्य पुरुष को मैंने पाटन में ही रोक रखा है। वो कौन? चंड शर्मा। वो तो दामोदर के गुट का आदमी है। कभी था, अब तो वो आपका अनुगत है। मेरी सम्मति है कि आप स्वयं चाहे पाटन में अभी न जाएं, अपनी आन फेर दें। मैं नहीं चाहता कि लोग ये कहें कि आप ही डरकर अमीर को पाटन में ले आए हैं। इसकी बदनामी को तो हम अपने सिर ले लेंगे। ब्राह्मण हूं सो पाप नहीं लगेगा। भस्मांक हंस दिए। दुर्लभदेव भी हंसे। अच्छी बात है, तो आप अमीर से मिलिए, मैं पत्र और मुद्रा देता हूं। भस्मांक देव दुर्लभ का विश्वास पत्र और मुद्रा लेकर आबू की उपत्यका में अमीर की छावनी में जा पहुंचे। अमीर ने खूब ठसक से इस ब्राह्मण का स्वागत किया। उसके लिए गुजरात की भूमि में बराबर सुयोग मिलते जा रहे थे। अमीर ने कहा, हमारे दोस्त गुजरात के महाराज दुर्लभदेव अमीर से क्या चाहते हैं? नामदार अमीर हमारे महाराज के ऐसे ही दोस्त हमेशा बने रहें,
यही उनकी इच्छा है। यकीनन हम गुजरात के महाराज के दोस्त हैं, तो महाराज चाहते हैं कि सिद्धपुर और पाटन को कोई नुकसान न पहुंचाया जाए। महाराज की आज्ञा से हम पाटन में अमीर का शाही स्वागत करेंगे। अब अमीर नामदार भी पाटन की रियाया को अपनी रियाया समझकर उसकी जान माल की सलामती का वचन दें। अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा ही होगा। हमारे महाराज ये भी चाहते हैं कि महाराज के साथ अमीर नामदार के जो कौल करार हुए हैं वे अभी पोशीदा ही रहें, जिससे रियाया बदगुमान न हो। फिर प्रभास की वापसी में अमीर खुले दरबार में हमारे महाराज को गुजरात का राजा स्वीकार कर ले। हमको मंजूर है। तो जहां पनाह कंबल जैसे जैसे भीगता है भारी होता है। ये क्या महाराज की बात है? नहीं, इस ब्राह्मण की। अमीर ने हंसकर कहा, आप हमारे बुजुर्ग हैं, आपकी बात की हम कद्र करते हैं और समझ गए हैं। इसके बाद अमीर ने खूब भारी भेंट देकर भस्मांक देव को विदा किया। सब तरह कृतकृत्य होकर भस्मांक देव पाटन लौटे। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 55वें भाग शत्रु निमंत्रण को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।